अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद अली नकवी। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप धार लेता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन, जदीद दुनिया के साथ साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी मौजूद हैं, जिनमें खतरनाक और होशरबा हद तक इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपनी मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, किसी भी इंसान को इस वक्त सजा दी जाती है जब उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो, जैसे कि चोरी, डकैती या किसी का कोई नाहक कत्ल करना। लेकिन इन सब जराइम के लिए आखिर इंसान को आप ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकते हैं? 20 साल या उम्र कैद या फांसी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे खतरनाक मुजरिम भी गुजरे हैं जिनके जराइम इस कदर खतरनाक और वहशियाना थे कि जिनकी सजा में उम्र कैद के बजाय हजारों साल की कैद की सजा सुनाई गई। जी हां, आपने सही सुना, दुनिया के वो खतरनाक मुजरिम जिन्हें हजारों साल की सजा दी गई। आखिर इन मुल्जिमान के जराइम क्या थे कि कानून को इनके साथ इस कदर सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा? नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं टेरी निकोलस नामी इस शख्स के बारे में। यकीनी तौर पर आप लोगों में से बेशतर अफराद अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा में होने वाले धमाके के बारे में नावाकिफ होंगे। ये वाकया अपने दौर का सबसे खतरनाक दहशतगर्द हमला था। इस जुर्म में मुलविस शख्स यानी टेरी निकोलस को इसके निहायत खतरनाक जुर्म की सजा भी दी गई। इस शख्स के मुतालिक आपको बताते जाएं कि इस शख्स ने यह जुर्म करने के लिए कई नौकरियां और कारोबार किए। ये सबसे पहले किसान बना, इसके बाद इसने क्रेन चलाना सीखी, अगले मरहले में ये प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इसके साथ ही इसने घोड़ों का फॉर्म भी संभाल लिया। इन सभी कामों को सरअंजाम देते हुए इसकी मुलाकात एक अमेरिकी फौजी से हुई, जिसे टेरी निकोलस ने कई खूबसूरत ख्वाब दिखाए, जिसकी वजह से ये फौजी इसके जाल में फंस गया। और इन्हीं सब्ज बागों की वजह से इस शख्स ने फौज से नौकरी छोड़कर टेरी निकोलस के साथ काम करना शुरू कर दिया। टेरी निकोलस ने 1995 तक अपने इस फौजी के साथ मिलकर खौफनाक धमाकों के प्लान तरतीब दिए। 19 अप्रैल 1995 में ओक्लाहोमा में होने वाले इन धमाकों में कमोबेश 168 अफराद मारे गए। इन धमाकों में इस शख्स की भी मौत वाक़ई हो गई जिसने टेरी निकोलस का साथ दिया था। ताहम टेरी निकोलस इन बम धमाकों में से बच निकला, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि वो उस वक्त गिरफ्तार हो गया था, जिसके बाद इस पर मुकदमा चला। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस वहशियाना जुर्म के बाद टेरी निकोलस को 161 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी कि ये 161 बार उम्र कैद की सजा में एक मर्तबा भी जमानत पर बाहर नहीं आ सकता। और यहाँ पर आपको बता दें कि अमूमन एक इंसान की उम्र कैद की सजा 89 सालों की होती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो टेरी की सजा के मुताबिक टेरी को 12,019 सालों तक जेल में रहना था, जो कि वाकई काफी हैरान कर देने वाली सजा थी। नाज़रीन, जराइम की दुनिया से वाबस्ता लोग अपनी पूरी जिंदगी जुर्म को छुपाने के लिए लगा देते हैं, लेकिन मुल्जिमान की सारी काविशें इस वक्त मट्टी में मिल जाती हैं जब कानून हरकत में आता है और मुल्जिमान के खिलाफ अपना शिकंजा मजीद सख्त कर देता है और इन्हें इनके एबीएन न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। इन जराइम की तफसीलात के बारे में मुतअद्दिद
ये रवां साल माह जून की बात है कि मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को कत्ल करने के वाकयात पेश आने लगे। थाना कैंट, सब्जी मंडी, अरूप, कामोकी, सदर, गुजरांवाला के थानों में सिर्फ 45 दिन के अंदर 6 खवातीन को कत्ल कर दिया गया और सबको एक ही तरह यानी सर पर ईंटें मारकर कत्ल किया गया। सीपीओ इशफाक अहमद खान ने ये केस सीआईए के हवाले करते हुए डीएसपी इमरान अब्बास चद्दर को जिम्मेदारी दी। इमरान अब्बास ने टीम के हमरा काम शुरू कर दिया। 18 जुलाई की रात को मुखबरी पर सन्नत रोड गला पायल मैरिज हॉल वाला के करीब नाकाबंदी कर रखी थी कि बिला नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए, जिन्हें मशकूक होने पर रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। दोनों अफराद से फायरिंग के बाद एक मुलजिम मारा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। डीएसपी सीआईए इमरान अब्बास ने बताया कि मुलजिम पहले भी 2 दफा जेल जा चुका है और अरसा दराज बाद बहरीन में काम करने के बाद वापस आया, जहां पर उसने ऐसी खवातीन को अपना निशाना बनाया जो कि अकेली हुआ करती थी। लारी अड्डों, रिक्शा अड्डों और रश वाले मकामात से मुअम्मर औरतों को मदद करने के बहाने अपने साथ ले जाता और सुनसान जगह पर ले जाकर उनसे नकदी और कीमती अशिया छीनकर तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर देता है। बादअज़ां मुलजिम ने गुजरांवाला का रुख किया और गुज़श्ता 45 दिन में 6 खवातीन को मार डाला। डीएसपी इमरान अब्बास ने बताया कि खवातीन आसान निशाना बन जाती हैं, मज़ाहमत कम होती है। मुलजिम उनसे थोड़ी बहुत रकम और जेवरात छीनता और फिर सर पर ईंटें मारकर कत्ल कर देता। पाकिस्तान का बहुत ही जो है वो मशहूर सीरियल किलर था जिसने 45 दिन के अंदर 6 खवातीन को कत्ल किया और उसने अपनी ज़िंदगी में 22 से 27 खवातीन को जो है वो कत्ल किया। तो इस सीरियल किलर के बारे में एक बात ये जो थी वो तफ्तीश में सामने आई कि ये पहले ना खवातीन को कहता था कि मैं आपको बेंजीन इनकम सपोर्ट टैक्स के तहत मैं वो आपकी मदद करूंगा या किसी और तरह से आपकी माली इमदाद करूंगा, ठीक है। तो ये बस स्टेशन पे या फिर लारी अड्डों पर इस तरह की जगह पर जाता था और वहाँ पर खवातीन की ताकत था, ठीक है। उसके बाद वो इनको अपने साथ ले जाता था, ठीक, और फिर ईंटों के वार करके जो है वो कत्ल कर देता था। एक तो वाकई में ये सामने आया कि इसने एक खवातीन को, मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक खवातीन को जो है वो सिर्फ 10 रुपये के लिए कत्ल कर दिया और मोहम्मद यूसुफ जो है वो इसको काफ़ी अरसे से जो है वो इसका सुराग लगाया जा रहा था, लेकिन एक जो है कॉल पे पता चला कि 2 मशकूक अफराद हैं जो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको जब चौकी पर रोका गया तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है मोहम्मद यूसुफ वहीं पे हलाक हो गया और उसका जो साथी था वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। तो जब शनाख्त हुई तो पता चला कि वही मोहम्मद यूसुफ है जिसके बारे में पुलिस जो है वो काफ़ी अरसे से उसके पीछे लगी थी। ये ऐसा सीरियल किलर था जो शक्ल से जो है वो बहुत नेक और परहेजगार लगता था, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही वहशी दरिंदा और सफाक मुलज़िम था। इसको फाइनली जो है वो पुलिस ने मुकाबले में कत्ल कर दिया, गायब कर दिया और यूं जो है ये अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुर्म कहानी में मजीद आपको बताएं, नस्ल नौ अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करना चाहती है और जहां बात आ जाए अपने पार्टनर को चूज करने की तो वहां वो अपने वालिदैन, अपने अजीज़ो अकारिब और रिश्तों के सामने भी खड़ी हो जाती है। शादी एक वाहिद मसला है जिसमें ना तो वालिदैन और ना ही बच्चे किसी के सुनने को तैयार हैं। वालिदैन यही समझते हैं कि बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए इतने मैच्योर नहीं होते। जिंदगी के इस वाहिद फैसले में अक्सर बच्चों और वालिदैन के दरमियान सख्त इख्तलाफात भी पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया मुल्तान के नवाही इलाके में, जहां रिश्ता टूटने के बाद मोहम्मद रफी नामी इस शख्स ने मोहम्मद नवीद को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए लाश को नहर में फेंक दिया और वकुआ से फरार हो गया। इस केस के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहरोज खान की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। दिन के 10 बजे के करीब नहर नौबहार हेड डोमरी से एक नामालूम शख्स की डेड बॉडी मिलती है, जिस पर तशद्दुद के निशानात पाए गए और गले में कपड़ा बंधा हुआ था। राहगीरों ने पुलिस की इत्तला की और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वकुआ को महफूज कर लिया, जिसके बाद मुमताजाबाद पुलिस ने डेड बॉडी को नहर से निकालकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।
पुलिस टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी समेत अपनी तमाम पेशेवराना सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए वो रसा का पता लगाया जो विहाड़ी के रिहायशी थे। वो रसा ने डेड बॉडी को मोहम्मद नवीद वल्द वजीर अहमद कौम इंसारी बउम्र 28 साल के नाम से शनाख्त किया। वक़ुआ का मुकदमा बजुर्म 302 थाना मुमताजाबाद दर्ज किया गया। वक़ुआ का मुकदमा मकतूल के वालिद वजीर अहमद की मुदय्यत में दर्ज किया गया। मकतूल के वालिद ने बताया कि उसका बेटा 15-20 दिनों से विहाड़ी चौक के नजदीक टेक्सटाइल फैक्ट्री में बतौर टेलर मुलाजमत कर रहा था। इंटेरोगेशन चल रही है। बेसिकली ये लोग योब बलूचिस्तान का जो इलाका है उधर से आते हैं कि बेसिकली इंटर प्रोविंशियल गैंग जो है वो अनर्थ हुआ। इसको मजीद बंदों को तीनों को इंटेरोगेट कर रहे हैं कि लोग उधर से किस तरह से सप्लाई लेके आते थे और इधर ये किधर जो है वो इनका आइस की क्योंकि रिकवरी हुई है उसमें डेफिनेटली इसी एंगल पे उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है कि मजीद उसमें देख सकें कि ये करते किधर। लेकिन ये बेसिकली योब के हैं बलूचिस्तान। सीपीएम मुल्तान सादिक अली ने वक़ुआ का नोटिस लेते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर वक़ुआ में मुलविस मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने का टास्क सौंप दिया, जिस पर एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल टीम के जरिए कार्रवाई का आगाज किया गया। पुलिस टीमों ने हर जाविये से मुकदमे की तफ्तीश जारी रखी और फैक्ट्री के वर्कर्स समेत दीगर जराए से मालूमात हासिल की। इसी दौरान मकतूल के वालिद ने बयान दिया कि मकतूल की मंगनी मोहम्मद रफी की बहन से हुई थी जो लड़की की वालिदा ने तोड़ दी थी, लेकिन मकतूल और रफी की बहन आपस में शादी करना चाहते थे और मोहम्मद रफी पर कत्ल का शुबा जाहिर किया। मुलजिम रफी वक़ुआ के बाद रूपोश था, जिस पर पुलिस टीमों ने मुसलसल तलाश जारी रखते हुए मुलजिम रफी को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जी सर, क्या कहेंगे, ये एक वाक़या पेश आया जो कि एक अंधा कत्ल था और पुलिस टीम ने जो है मेहनत की। थाना मुमताज़ाबाद का ये वाक़या, क्या मामला था और किस तरह जो है वो तफ्तीश की गई और मुल्ज़िमान गिरफ्तार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नवीद नाम का एक बंदा था जो कि 31 अक्टूबर सन 2023 को अपने घर से निकलता है और गायब हो जाता है। 2 तारीख को नवंबर को उसकी लाश मिलती है नहर से। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिम ने अपने तमाम जराइम का एतराफ करते हुए बताया कि वह बस कंडक्टर है और इसी दिन मुल्तान से लाहौर आया था। उसको रिश्ते के तनाज़े पर रंज था, जिसके बाइस इसने नवीद को नहर नौबहार विहाड़ी चौक पर गले में कपड़ा डालकर कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया था। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो पुलिस टीमों ने इंतहाई मेहनत और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुल्जिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस जुर्म कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जुर्म चाहे कितना ही छुपाकर क्यों ना किया जाए, जुर्म का अंजाम हमेशा ही भयानक होता है और जुर्म का अंजाम जेल की सलाखों के सिवा कुछ नहीं होता। नाज़रीन, यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। जुर्म कहानी में मजीद एक कहानी का तज़किरा करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में इंसुलिन की अदम दस्तियाबी पर शुगर के मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन लेने की गर्ज से दूर दराज के इलाके से आने वाले शुगर के मर्ज में मुब्तला मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल पहुंचने पर बताया जाता है कि इंसुलिन खत्म हो चुकी है, जिससे मायूस होकर मरीजों को वापस लौटना पड़ता है। मरीजों की एक बड़ी तादाद ने बताया कि इंसुलिन अदम दस्तियाबी की वजह से वो बाजार से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर है,
जो मरीज बाजार से खरीदारी की इस्तिताअत नहीं रखते उनके मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। आम शहरियों के लिए इंसुलिन का हुसूल नागुज़ीर हो गया है। दरबदर की ठोकरें खाने के बावजूद इंसुलिन आम शहरियों को दस्तयाब नहीं, तो वहीं इंसुलिन चोरी का बड़ा स्कैंडल भी सामने आ गया है। गवर्नमेंट आइकम जनरल हॉस्पिटल THQ से 1500 वायल्स इंसुलिन चोरी का ड्रॉप सीन हो गया। अस्पताल का अमला ही इंसुलिन चोरी में मुलव्विस निकला। 27 लाख रुपए की इंसुलिन अस्पताल से गायब हो गई, जिस पर CEO हेल्थ ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इंक्वायरी कमेटी की तहकीक में अस्पताल के लैब टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर सईद और सिक्योरिटी सुपरवाइजर महमूद अहमद को जिम्मेदार करार दिया गया। नाज़रीन, इंक्वायरी में इंकिशाफ हुआ है कि अस्पताल की लैब में रखी गई 1500 इंसुलिन वाइल्स को इन 2 अफराद ने चोरी किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुलाजमीन 7,05,000 रुपए जुर्माना अदा करेंगे, मगर मुलव्विस अफराद ने मज़कूरा जुर्माना भी ताहाल अदा नहीं किया है। ABN न्यूज ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल करके महकमा सेहत की बेज़ाब्तियों का पोल खोल दिया है। इंसुलिन जब भी लेने आते हैं ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आएँ, कल को आएँ, परसों को आएँ, बस ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं गरीब आवाम के। और जब हम कल को आते हैं, परसों को आते हैं, तो ये फिर कह देते हैं कि स्टॉक नहीं है, ये है, वो है, जो भी मसला बहाना करके ये हमें फिर कल का आने को कहते हैं। इंक्वायरी में मुलव्विस अफराद को नवाजने के लिए इंसुलिन वायल्स की कीमत 470 रुपए लगाई गई और चोरी शुदा 1500 इंसुलिन वायल्स का जुर्माना महज 7,05,000 रुपए लिखा गया, जबकि मार्केट में एक इंसुलिन वायल्स की कीमत 1800 रुपए है। मार्केट के मुताबिक 1500 वायल्स इंसुलिन की कीमत 27 लाख रुपए बनती है। इस सारे मामले में जब ABN न्यूज ने CEO डॉक्टर काशिफ कंबोह का मौक़िफ़ लेना चाहा तो इन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और मामला दबाने का कहते रहे। अस्पताल के MS डॉक्टर बिलाल ताहिर ने कहा कि इन्होंने वक़ुआ के बारे में CEO को आगाह किया था, ताहम इन्होंने ही जिम्मेदारान का हतमी फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आए। हॉस्पिटल से अक्टूबर में केस रिपोर्ट हुआ कि 1500 इंसुलिन जो है वो आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम जो MS साहब थे, मसूद साहब, उन्होंने इसकी अपने तौर पे इंक्वायरी की, लेकिन उसके बाद फर्दर इंक्वायरी के लिए जब मैं एज MS आया, मैंने इसको रेफर कर दिया थी ऑफिस में कि आप दोबारा री इंक्वायरी करें और जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए। तो दोबारा इंक्वायरी हुई उसमें जनवरी में, तो जो CEO ऑफिस की निगरानी में उन्होंने जो हमारे जो मेन सिक्योरिटी इंचार्ज है और जो लैब इंचार्ज है उसको कल्प्रिट ठहराया और उनको प्लेंटी डाली और उसकी हमें रिपोर्ट रिसीव हो गई है। तो हम फर्दर कार्रवाई के लिए हम प्रोसेस में हैं। वो विद इन 2 वीक या तो प्लेंटी फुलफिल करेंगे, अदरवाइज वी विल FIR उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। बाकी मामला मजीद बेहतर करने के लिए हम फर्दर चीज़ों को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्या वो अपने सीटों पर ड्यूटी कर रहे हैं या तो उनको हटा दिया गया? नहीं सर, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें ऐसा वो हम उन्हें हटा नहीं सकते। जो हमारा लैब इंचार्ज है वो PMO के अंडर है, उसको भी अभी हम यानी नौकरी से सस्पेंड नहीं कर सकते। उनको हमने इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दे दी है कि इसको अपना प्लेंटी फिल करें, अदरवाइज वी विल टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन एंड उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। कोचरा में आम शहरियों के लिए इंसुलिन का हसूल नागजीर हो गया। दरबदर की ठोकरें खाने के बावजूद आम शहरियों को इंसुलिन दस्तयाब ही नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसुलिन चोरी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। गवर्नमेंट आइकम जनरल हॉस्पिटल में 1500 से ज्यादा इंसुलिन की वायर चोरी होने का ड्रॉप सीन हो गया। अस्पताल का अमला ही इंसुलिन चोरी में मुलव्वस निकला। 27 लाख रुपए की इंसुलिन अस्पताल से गायब हुई, जिस पर CEO हेल्थ ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें अस्पताल लैब के टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर सईद और सिक्योरिटी सुपरवाइजर महमूद अहमद को इसका जिम्मेदार करार दिया गया। इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ कि अस्पताल की लैब में रखी गई 1500 से जायद इंसुलिन की वायर जो दोनों एहलकारों ने चोरी की। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुलाजमीन ने 7,05,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी किया गया, मगर मुलव्वस अफराद ने ताहाल जुर्माना जमा नहीं करवाया। मीडिया ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली और महकमा सेहत की टीम की बेज़ाब्तियों का पोल खोल दी। नाज़रीन, शहरियों का कहना है कि इन्हें इंसुलिन के हुसूल के लिए कई बार अस्पताल के धक्के खाना पड़ते हैं। नाज़रीन, अपने मुनाफे के लिए लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने वाले इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो सके। अस्पताल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि चोरी होने वाली इंसुलिन कहां जाती रही,
क्या इसे मार्केट में फरोख्त कर दिया गया? ये सब अस्पताल इंतजामिया और महकमे सेहत पर एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, तस्करा करें एक और कहानी का। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दहशतगर्दी बदअमनी के बाद दूसरा बड़ा चैलेंज स्ट्रीट क्राइम्स के वारदातों का है। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो गया है। आए रोज शहरियों समेत सहाफी बरादरी, सरकारी मुलाजमीन, तलबा और खवातीन से असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी, मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान छीनकर फरार हो जाते हैं। इसके साथ साथ असलहे की नोक पर गाड़ियों की चोरी की वारदातें भी आम हो चुकी हैं। पेशावर के हसास इलाके में इन दिन दिहाड़े तलबा असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर दस्तावेजात से महरूम हो चुके हैं, जबकि मुजाहमत करने पर इनको फायरिंग करके कत्ल करने की वारदातों से भी शहरियों में खौफ व हिरास फैल चुका है। आइए मजीद देखते हैं जुर्म कहानी में इमरान खान की ये रिपोर्ट। वही दरअल-हुकूमत पेशावर में असलहे की नोक पर मोबाइल फोन्स, नकदी, खवातीन से पर्स छीने और इनसे गन पॉइंट पर मोबाइल फोन्स छीनने की वारदातों में मुलविस मुलजमान में अफगानी मुलजमान भी शामिल होते हैं। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले राहजन और चोर तूरखम के रास्ते पेशावर आकर चोरी की वारदातें करके तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान फरार हो जाया करते थे। ताहम पेशावर के इलाके टाउन बोर्ड बाजार में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस एक अफगान राहजन बोर्ड बाजार में मौजूद था, जिसके हाथों में बैग मौजूद था जिसमें चोरी शुदा मोबाइल फोन्स, नकदी और असलहा मौजूद था। टाउन पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने पुलिस को सब कुछ उगल दिया कि वो कैसे और कहां राहजनी की ये तमाम तर वारदातें किया करता था और किस तरह वो पेशावर से तूरखम के रास्ते पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान फरार हो जाते थे। मुलजिम की निशानदेही पर टाउन पुलिस ने दीगर राहजनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रिसीवर भी शामिल थे। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जब नुमाइंदा ABN न्यूज ने ASP टाउन नाजिश शहजादी से बात की तो उन्होंने बताया, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारे पास जो स्ट्रीट क्राइम है वो सबसे बड़ा इशू है। इसमें DRD के वाकयात भी हमारे पास होते हैं, जिसमें लोगों के बैग से फोन्स निकाल लिए जाते हैं या नकदी वगैरह रकम निकाल ली जाती है, कार्ड्स, उनके ज़रूरी कागजात जो होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। इसी तरह स्नैचिंग्स के इशूज जो आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी गैंग्स वगैरह इसमें काम कर रहे हैं उनको बस्ट करें। इसी तरह से हमने इसी एफर्ट के दौरान हमने 3 से 4 गैंग्स इस मंथ के अंदर किए हैं, जिसमें मोबाइल रिसीवर्स भी शामिल हैं। 3 से 4 मोबाइल रिसीवर्स जो हमने जेल में जमा करवाए हैं। इसी तरह से जो स्नैचिंग करने वाले अफराद हैं उनको भी हमने जेल में जमा करवाया है। इसी तरह से जो मोटरसाइकिल लिफ्ट करते हैं उनका भी एक गैंग हमने पकड़ा है और उसको हमने जेल में किया है। टाउन और तहकाल दोनों के इशूज़ ये आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने की जो हमने कार्रवाइयाँ की और जो इस महीने की उसके बाद से हमारी स्नैचिंग्स और जो लिफ्टिंग के वाक़यात हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। और इसी तरह से टाउन पुलिस जो है वो अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करती रहेगी। जो इसमें कोशिश नहीं कि पुलिस जो है उसकी नफरी कमी है। भारत भी कहते हैं कि पुलिस की नफरी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो कम उठा रही है इसकी काबू पाने के लिए। तो क्या समझती हैं आप कि पुलिस की नफरी बढ़ानी चाहिए और जो VIPs ऑफिसर है, शाही ऑफिसर से, उनको पुलिस की जो सिक्योरिटी दी हुई है उनको क्लोज करके स्ट्रीट क्राइम पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक सिक्योरिटी देने का ताल्लुक है तो हम हर इंसान को सिक्योरिटी देते हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फाइज हो, चाहे वो एक आम शहरी हो। और जहाँ तक आपने बात की है कि जिन लोगों को दिए गए हैं, तो मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि उनसे वापस ले लिए गए हैं और वो अपने प्राइवेट गन मैन जो हैं वो हायर करते हैं। उसके अलावा जो पुलिस की नफरी की कमी की बात है, तो बिल्कुल पुलिस में नफरी की कमी है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे पास है हम उसी को यूटिलाइज़ करें। जितनी हमारे पास मैन पावर है हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके उससे हम मैक्सिमम आउटपुट लें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। पुलिस जो है वो तो रिकवरी करती है, गैंग की करते हैं, लेकिन फिर वही लोग जो हैं अगले चंद दिनों बाद फिर वही स्ट्रीट क्राइम को अपने मुलविस होते हैं। ऐसे गैंग भी है कि वो 10 से 12 मरतबा गिरफ्तार भी हुए हैं। इस वजूहात क्या है? क्या अदालती निज़ाम कमज़ोर है? देखिए, इसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे, क्योंकि जब हम गैंग्स को पकड़ते हैं तो उनके लिए ज़मानतनामे जब आते हैं तो वो ज़मानतनामों पर उनको बेल मिल जाती है, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है। हमारे जेल्स तो हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है। जब हमारे पास हम गैंग्स पकड़ते हैं, उनको जेल में जमा करवाते हैं, वो वहाँ से निकल भी आते हैं तो वो बेहतर इंसान के तौर पर नहीं निकलता है, वो हार्डन होकर निकल आते हैं।
تو ہمارا سب سے بڑا فلا ہماری سوسائٹی کا یا ہمارے سسٹم کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریفارمیٹیو سسٹمز ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو ٹرانسفارم کریں، ان کو بہتر طور پہ آگے روزگار ملنے کے مواقع تاکہ ان کو فراہم کیے جا سکیں اور ان کو ایک بہتر زندگی کی طرف رواں دواں کیا جا سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پشاور میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں پہ سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ کرائم ہونا ضروری ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ کرائم بالکل زیرو ہو جائے گا، لیکن ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں، پشاور پولیس جتنی کوشش کر رہی ہے، تو آج کل اگر آپ کرائم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کافی حد تک کرائم پہ قابو پایا جا رہا ہے اور پشاور پولیس اسی میں گامزن ہے۔ پولیس نے شہر میں بدامنی کے حوالے سے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پشاور کی آبادی زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں پولیس کی نفری کم ہے۔ پولیس کو نفری میں کمی کا سامنا ہے۔ شاہی افسران کی ذاتی سیکیورٹی اور VVIP سیکیورٹی پر پولیس کے اہلکار مامور کر دیے گئے ہیں، لیکن جب پولیس نفری کی کمی کے حوالے سے ASP ٹاؤن نازش شہزادی سے بات کی تو انہوں نے کچھ یوں بتایا کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث ایسے گینگ بھی شامل ہیں جن کو پولیس 5 سے 10 مرتبہ گرفتار کر چکی ہے۔ ان ملزمان کو جیل میں کئی بار منتقل کیا جا چکا، لیکن پولیس کے تفتیشی نظام اور عدالتی نظام میں بعض خامیوں کے باعث ملزمان جیل سے بار بار رہا ہو کر دوبارہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ASP ٹاؤن سرکل نے بتایا کہ جس طرح میرے پوسٹنگ ہوئی ٹاؤن میں تو ادھر اسٹریٹ کرائم اور یہ سنیچنگ چپٹیں وغیرہ یہ بہت زیادہ تھے، تو ASP نازش اور ASP کین صاحب کے احکامات پر ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو ہم نے ایک گینگ پکڑ لیا جو اس میں ریسیور بھی تھے اور سنیچر بھی تھے، تو ان سے ہم نے مختلف قسم کے موبائل بھی ریکور کر لیے اور اس کو مطلب جیل بھجوا دیا۔ ان کے پکڑنے سے انشاءاللہ مزید ہمارے علاقے کے علاوہ ناصر باغ، حیات آباد، اس طرح یہاں بھی اسٹریٹ کرائم کم ہوگی، مزید کم جاری ہے انشاءاللہ، مزید بھی اس کی روک تھام کے لیے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو گینگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہو؟ جی بالکل، ان جو ہم نے وہ گرفتار کیے وہ سب افغانستان سے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں کے حوالے سے جب ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے SHO بلال خان سے بات کی تو انہوں نے ABN نیوز کو بتایا کہ ASP ٹاؤن نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اور اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پشاور پولیس حساس مقامات کی اثر نو سیکیورٹی آڈٹ کر رہی ہے۔ ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی پر اسپیشل پولیس گشت، موبائل رائڈر اسکواڈ کی گشت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ پولیس کے پاس نفری کے کمی کے باوجود بھی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بہت سے گینگ جن میں افغان باشندے شامل ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن کیا پشاور شہر کو اسٹریٹ کرائمز کی ان وارداتوں سے پاک کیا جا سکے گا؟ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پشاور پولیس جو ہے وہ متحرک ہے۔ اب تک متعدد گینگ جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، ان سے موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ پڑوسی ملک افغانستان سے ہیں، جو تورخم کے راستے پشاور آ کر یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور اسلحے کی نوک پر شہریوں سے موبائل فونز، موٹر سائیکلیں اور گاڑی جو ہے وہ چھین کر پڑوسی ملک افغانستان فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جرائم کی شرح پر قابو پانے کے لیے پشاور پولیس جو ہے نئی حکمت عملی جو ہے وہ اپنا رہی ہے اور ایسے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری ہے اور بہت جلد پشاور کو جرائم کے لعنت سے پاک کیا جائے گا۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیس شہریوں کے جان و مال کو اپنی اولین ترجیح سمجھے اور ان کے تحفظ فراہم کرنے کے لیے سنجیدگی سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ کیا پولیس کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا؟ اگر عوام کے مسائل پولیس کی اولین ترجیح نہیں ہیں تو ان کے وجود پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے سوالات شہریوں کی زبانوں اور دلوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے ایک نشان عبرت ہیں۔ یاد رکھیے، انسانیت، اخلاقیات، قانون اور احترام کا دامن تھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ جرم کی دنیا سے جڑی طرح طرح کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جرم کہانی۔ کچھ نئی سبق آموز، عبرت انگیز اور سنسنی خیز کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔